नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चैनल है भौतिकी और मैं हूँ ऋचा शर्मा और हम लेक्चर 10 पे जा रहे हैं। आज हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पहले के न्यूमेरिकल से थोड़े से टफ हैं और इनको भी जो हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले हमने इजी न्यूमेरिकल्स पे अपनी थोड़ी सी मास्टरी हासिल कर ली है। पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि दो छोटे बिंदुवत गोले, मतलब हम कूलम लॉ लगा सकते हैं, जिनका द्रव्यमान 200 ग्राम है। द्रव्यमान दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आवेश का काम था कूलम नियम में, तो या तो डेटा डमी है जिसका कोई एक्चुअल यूज़ नहीं होगा या फिर कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण का यूज़ हो सकता है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से, कॉमन बिंदु से, एक ही बिंदु से दो कुचालक धागों द्वारा, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, लटकाए गए हैं। मतलब केस अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का है। अगर हम देखें कि हमें क्या कंडीशन दी गई है, तो क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन पढ़िए, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिए और फिर छोटा सा डायग्राम बनाइए। तो अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये ऐसे लटक रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बराबर इनकी डोरियों की 40 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है और इस तरह से द्रव्यमान के गोले लटक रहे हैं। दोनों बराबर द्रव्यमान के हैं, हर एक का द्रव्यमान 200 ग्राम। तो इन पर एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर लगेगा। फिर कहा गया है कि दोनों गोले समावेशित हैं। अगर दोनों गोले समावेशित हैं तो ये इस तरह से नहीं लटकेंगे। जैसे हमें पता चला कि समावेशित है तो हम कहेंगे भाई एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इन पर समान आवेश है और प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे को दूर भेज देंगे। तथा साम्यावस्था में इनके मध्य दूरी 4 सेंटीमीटर पाई जाती है। देखिए, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, कुल बल 0, टोटल बल जितने भी लग रहे होंगे सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, 0 इफेक्ट लेके आ रहे हैं। तो साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक पर आपको आवेश ज्ञात करना है। बहुत कम चीज़ें दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि जो आपने बोला है कि सम आवेश है इन दोनों के ऊपर, मान लीजिए Q है, तो हमें Q को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम इस डायग्राम को एक बार फेयरली बनाएंगे, क्योंकि रफ तो हमने क्वेश्चन समझने के लिए बना ही लिया, अब फेयरली डायग्राम बनाएंगे। तो फेयर डायग्राम, ये उभयनिष्ठ बिंदु, इस तरह से दो गोले लटकाए गए हैं, दोनों के बीच में साम्यावस्था में 4 सेंटीमीटर दूरी है और जिन धागों से ये लटकाए गए हैं उसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, हम एक ऊर्ध्व रेखा लेते हैं बीचों बीच, इस प्रकार से। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। अगर हम यहाँ पर इस आवेश पर बात करें तो इस पर एक बल ग्रेविटी का mg नीचे की ओर लगेगा, एक प्रतिकर्षण का बल इस ओर लगेगा, क्योंकि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है प्रतिकर्षण का, और प्रतिकर्षण का है इसलिए बाहर की ओर जा रहा है। अगर हम एक और बल की बात करें जो इस पर लगता है, तो वह इस रेखा में, इस धागे में तनाव का बल है। ये 3 बल इस पे लगते हैं। अगर हम इनको देखें, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए ज़रा, इस mg को दिशा को मैं ऊपर की ओर बनाऊं तो आप देख पाएंगे कि दोनों ऊर्ध्व रेखाएं हैं और इन दोनों को समांतर होने के कारण और ये कटान रेखा होने के कारण ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा माना जा सकता है। अगर हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं जिसमें सिर्फ हमारे पास यही बॉडी हो, तो इस बॉडी पर देखने पे हमें पता चलेगा इस तरह से, ये तनाव की बल है, ये प्रतिकर्षण का बल है, ये गुरुत्व बल है, और अगर हम इस तरह से दिशा दिखाएं, ये कोण थीटा है, ये दिशा t cos थीटा घटक की होगी और इस दिशा में t का जो घटक होगा वह t sin थीटा होगा। ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि t cos थीटा जो है mg को बैलेंस करता होगा और t sin थीटा f को बैलेंस करता होगा, क्योंकि प्रश्न ने हमें क्या दी है, प्रश्न ने कहा है साम्यावस्था। ठीक है, अब साम्यावस्था में हमारे पास 2 इक्वेशंस रहेंगी। पहली चीज़, सॉल्यूशन हमारा शुरू हो चुका है, ये हमारा डायग्राम है, इससे रेफरेंस लेके हमने अपने एक आवेश का मुख्य डायग्राम बनाया है और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए t cos थीटा जो है वह किसके बराबर है, mg के बराबर। इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1।
टी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, जो कितना है, यहाँ पर दोनों आवेश हमने क्यू मान लेते हैं हम, तो के क्यू स्क्वायर, दूरी इनके बीच में कितनी है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। देखिए हमें टी नहीं दिए गए हैं तो हम चाहेंगे कि टी एलिमिनेट कर दें हम, क्योंकि प्रश्न जो हमें देता है हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इनको एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देते हैं। उससे क्या होगा, टी कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें मिलेगा टेन थीटा, और इसका मान हमें मिलेगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएंगे mg। सही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम टेन थीटा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल में आएँ, ये आपका कोण है, अगर यहाँ आप टेन थीटा निकालेंगे तो लंब बटे आधार होगा, और लंब बटे आधार में लंब तो हमें पता है कितना है भाई, पूरा डिस्टेंस 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। लेकिन आधार हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें कर्ण पता है। तो लंब बटा कर्ण तो हमें पता है, लेकिन लंब बटा आधार हमें पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर लिख सकें, लगभग बराबर लिख सकें, क्योंकि बराबर तो होते नहीं, अगर बराबर होते तो अलग अलग क्यों उनको परिभाषित करते। तो टेन थीटा को लगभग साइन थीटा बराबर करने की एक मैथमेटिकल कंडीशन है, वो तब होती है जब थीटा जो है वो कैसा हो, थीटा अत्यल्प हो, बहुत छोटा हो। अगर थीटा अत्यल्प होगा तो आप टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, आप देख पाएंगे, अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो आप कोण ले रहे हैं वो थीटा बहुत ही छोटा है, तो आप बोलेंगे लंब बटे आधार, और ये आपका कर्ण हो गया। चूंकि कोण छोटा है इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आधार और जो कर्ण है वो लगभग एक दूसरे के बराबर लिखे जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो लंब बटे आधार और लंब बटे कर्ण दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि लंब तो सेम है ही सेम। आधार और कर्ण के भी लगभग बराबर होने की वजह से ये दोनों अनुपात भी बराबर होने चाहिए। लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा, और लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा। और अगर हम इसको कोण के रूप में ही देखें तो ये लंब जो है वो किसके बराबर हो सकता है, चाप, और ये जो कर्ण और आधार हैं दोनों बराबर लिए जाएंगे तो त्रिज्या कहे जा सकते हैं। और थीटा कितना होता है, थीटा होता है चाप बटा त्रिज्या। तो इस तरह से हम जब थीटा का मान बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मतलब कितना, 0 से 10 डिग्री के बीच में, तब हम साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा को एक दूसरे के लगभग बराबर मान लेते हैं। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें मिला था टेन थीटा, और हमने जब इस ट्राइंगल में देखा तो हमें टेन थीटा का मान नहीं पता था, लेकिन हमें साइन थीटा का मान पता था। इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हम टेन थीटा को साइन थीटा में बदल देते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए कि थीटा जो है वो अत्यल्प होना चाहिए। क्या थीटा अत्यल्प है, तो उसके लिए भी हम कंडीशन देखते हैं। चूँकि यहाँ पर जो हमने आर ली है और आर बटे 2 जो डिस्टेंस है, जो कि कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये जो है आपकी जो लंबाई है, ये जो आपकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर जो कि है, उससे बहुत छोटी है। इसलिए थीटा कैसा है, थीटा अत्यल्प है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं, इसको लिखते हैं 3 नंबर, इसको लिखते हैं 4 नंबर, और 3 और 4 से हम लिखते हैं इक्वेशन 3 व 4 से, देखिए क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 mg। क्योंकि हमें तो q से काम है, हमें तो आवेश निकालना है, तो q को हम अलोन करें एक तरफ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा 4 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 mg अपॉन k। साइन थीटा का मान कितना, लंब बटा कर्ण 2/40, 4 स्क्वायर हमारे पास है, 10 की पावर -4 भी है, m चूँकि हमें मास कितना दिया गया था, हमें मास दिया गया था 200 ग्राम, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.2 किलोग्राम।
तो ये हम यहाँ पर 0.2 किलोग्राम लिख देते हैं। जी का मान हम SI में रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण है, आप जानते होंगे। और K का मान 9 × 10⁹, ये भी हम जानते हैं। अगर हम यहाँ पर रेशो लें तो आपका ये 1/20 हो जाएगा। ये आपके 4 का स्क्वायर हम छोड़ रहे, 4 का स्क्वायर हम एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है ये स्क्वायर रूट लेने पर कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 9 जो नीचे का है उसको मैं 3 स्क्वायर लिख रही हूँ। यहाँ 10⁻⁻4 है, -9 ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻4 -9 ऐसा हो जाएगा। 2 और 0.2 और 10 मल्टीप्लाई होने से आपको 2 वैल्यू मिलेगी। आप 2 और यहाँ पर 10 ऐसा सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 -9 और एक ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ये आपके पास Q स्क्वायर का मान आया है। अब Q स्क्वायर से हमें Q निकालना है, तो आइए हम Q भी निकाल लेते हैं। हम वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों पक्षों का अंडर रूट लेते हैं। दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर आपको वैल्यू मिलती है इस प्रकार से। 10 की पावर्स हमारे पास हो गई है -14 और ये वैल्यू हमारे पास आई 4/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्योंकि हमने सभी जो राशियाँ थी वो ऐसा यूनिट में रखी थी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, साइन थीटा की जो मैंने मान रखी थी वो चूँकि यूनिटलेस है इसलिए उसको मैंने कन्वर्जन नहीं किया, उसमें कोई कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत नहीं थी, दोनों अनुपात में थे इसलिए। और इस तरह से हमारे पास आंसर आता है 4/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीडिंग से। 4 माइक्रो कूलम के अनंत आवेश, मतलब संख्या में कितने हैं, अनंत हैं, और मात्रा में कितने हैं, प्रत्येक 4 माइक्रो कूलम का है। माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6। पर एक्स अक्ष पर क्रमशः, एक्स अक्ष पर 4 माइक्रो कूलम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर वाले पॉइंट्स पर रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण, जो हमने ये आवेश दिए गए हैं, इन सभी के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से कंडीशन है, ये मूल बिंदु है, ये 1 मीटर, 2 मीटर, ये 4 मीटर और कह लीजिए ये 8 मीटर और इस तरह से आगे। और यहाँ पर भी एक 4 माइक्रो कूलम का आवेश है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और ऐसे अनंत रखे गए हैं। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी गई है और पूछा गया है अगर ओरिजिन मूल बिंदु पर 1 कूलम का आवेश हो तो उस पर इन सभी के कारण आपको कुल बल निकालना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अनंत अगर पद दिए गए हैं तो अनंत तो ना ये जानते हैं बुक वाले, ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। तो अनंत को ऐसा नहीं अनंत पद बना के सॉल्व करने हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। और आपने पढ़ा है गुणोत्तर श्रेणी यहाँ बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हम कहेंगे कि यहाँ जो आप कुल बल की बात कर रहे हैं, मूल बिंदु पर जो आवेश रखा है उसके ऊपर, वो कितना होगा, जो पहला बल उस पर लगाता है, जो दूसरा आवेश उस पर बल लगाता है, जो तीसरा आवेश लगाता है, जो चौथा लगाता है, जो अनंतवा लगाता है, वो सभी का योग उस पर कुल बल के बराबर होगा। ये अध्यारोपण प्रमेय है। आपने कहा अगर मैं F01 लिखूँ तो कितना लिख सकती हूँ कि अगर मैं 4 माइक्रो कूलम को Q लिख सकती हूँ तो Q1 कूलम किसका, इनका, अपॉन इनकी दूरी कितनी है, R01 स्क्वायर लिखते हैं फिलहाल, Q फिर से 1 कूलम, R02 स्क्वायर लिखते हैं इस दूरी को, ये R01, ये R02, ऐसे ही ये R03, ऐसे ही हम आगे भी लिखेंगे Q1 अपॉन R03 स्क्वायर प्लस Q1 अपॉन R04 स्क्वायर प्लस अनंत ऐसे पद। सही है, इसमें जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, K और Q कॉमन है, 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। अब देखिए आप अंदर क्या बचा, R01 की जगह 1 वैल्यू रख रही हूँ, R02 की जगह 2, R03 की जगह R03 की जगह 4 जो हमें बताया गया है, और ऐसे ही आगे हम अनंत पद हमें प्राप्त होंगे। सही है, ये आपके पास पद बना।
जब हमने इसे देखा तो हमें लगा कि ये तो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का विशेषता क्या होती है कि उसका n+1वां पद और nवें पद का जब अनुपात लिया जाता है तो हमेशा कांस्टेंट आता है। ये जो रेशो है, इस रेशो को हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ऐसे इसके सभी पद एक फिक्स अनुपात से जुड़े होते हैं। तो हम अगर यहाँ पर हमारे पास अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनी है तो हम उसके योग का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए योग कितना होता है, योग का सूत्र कितना होगा, बराबर a/1 - r। a क्या है, a है प्रथम पद और r क्या है, r है an+1 बटे an का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे कितना है, a तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पद कितना है 1 और r कितना है, तो दूसरे पद और पहले पद का अगर आप अनुपात लें 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर। और सभी का आप सॉल्व करके देखिए, आपको इतना ही अनुपात मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इस सम की जगह पर ये सूत्र इस्तेमाल कर लें, इसको बोले इक्वेशन 1, इसको बोले इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 व 2 से देखिए हम वैल्यू रख रहे हैं, f के सूत्र में वैल्यू रख रहे हैं कि q a/1 - r। देखिए कितना आसान हो गया है, सिंपल सी वैल्यू में आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। चाहिए क्या था हमें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि अनंत देखकर घबराए नहीं, और दूसरी चीज़ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, थोड़ा जो पुराना पड़ा है वो तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। k का मान कितना होता है, k का मान होता है 9 × 10⁹। जब तक हमें अन्यथा कोई कंडीशन नहीं दी जाए हम मानेंगे हमारा आवेश का पूरा निकाय कहाँ स्थित है, वैक्यूम में स्थित है। 9 × 10⁹, q का मान हमें 4 × 10⁻⁻6 दिया गया है, a का मान हमारे पास 1 है और r का मान हमारे पास 1/2 स्क्वायर है। ज़रा इसको हम सॉल्व कर लें, कितना आएगा, 9 × 4 आप यहाँ रख लीजिए, 10 की पावर पीछे छोड़ दीजिए, 10 की पावर 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। ज़रा यहाँ पर देखिए, ये आपके पास 1/4 नीचे है, एलसीएम लेंगे, 4 - 1/4 सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 9 × 4 × 10⁻3। 4 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे बच जाएंगे, रेसिप्रोकल लेकर के ये 3 हो गया और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 × 10⁻3। ये आपके पास फोर्स निकलेगा, न्यूटन में आएगा। ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस 1 कूलम आवेश पे लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, संपूर्ण आवेश निकाय के कारण लग रहा है। चूंकि ये सदिश है इसलिए दिशा भी बतानी पड़ेगी। आप देख पाएंगे सभी धनात्मक आवेश हैं, सभी प्रतिकर्षित करेंगे। किस दिशा में जाएगी प्रतिकर्षण का बल, रेखा को जोड़ने वाली विपरीत दिशा में। कौन सा है, ये x धना दिशा है, ये x ऋण दिशा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं i लेकिन माइनस में। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। थोड़े से कॉन्फिडेंस से और थोड़े से मैथडोलॉजिकल अप्रोच से, मैथडोलॉजिकल मतलब प्रश्न को ध्यान से पढ़कर, एक बार में समझ नहीं आए 2 बार पढ़कर, 2 बार में समझ नहीं आए आप 2 बार और पढ़िए। प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं पूरा टाइम और फोकस अपने दिमाग का अपने प्रश्न को दीजिए। आप जो भी जानते हैं वो इनफ है, ये सोचकर कॉन्फिडेंस से आप अपने प्रश्न को हल कीजिए। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।